Yes, good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is secret formula of unpaid stock. बिल्डिंग कैश रिच बिजनेस। क्या मतलब हुआ कि आज हम बात करने वाले हैं उस सीक्रेट फार्मूला की। वो ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसका नाम है अनपेड स्टॉक। और ये फार्मूला ऐसा है जो कि आपके बिजनेस को ना हमेशा कैश रिच रखता है। इसकी वजह से एक कंसिस्टेंट कैश फ्लो आपकी कंपनी के अंदर बना रहता है और पैसे की कभी कमी नहीं होती है। तो क्या है वो फार्मूला, आज हम बात करने वाले हैं। चलिए चलिए डिस्कस करते हैं कि आखिर ये अनपेड स्टॉक क्या है और ये किस तरीके से वर्क करता है। राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम चलते हैं अपने डिस्कशन पैनल के अंदर। लेट्स गो देयर। यहाँ पर आज हम बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल को समझते हुए और उसके ऊपर इस फार्मूले को डीकोड करेंगे। किसके अंदर? अपने फार्मूले से। देखिए, फाइनेंस इज ए नंबर गेम और बिजनेस इज ऑल्सो ए नंबर गेम। तो बिजनेस और फाइनेंस जब नंबर गेम्स हैं तो उसको इस तरीके से समझ लेते हैं। कैसे? ये लो, मैंने बना दी आपके सामने सेंटर के अंदर एक बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में क्या होता है जी? बैलेंस शीट की खासियत ये है कि उसके अंदर एक होती है जी लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी किसकी? बिजनेस की लाइबिलिटी, जो बिजनेस ने पे करना है। तो बिल्कुल उसके बराबर बिजनेस के अंदर क्या होता है, उसकी एसेट साइड। अब एसेट्स और लाइबिलिटी हमेशा 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 बराबर है। वो कैसे? टोटल करके देखते हैं हम। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो टोटल आ रहा है, अभी बिजनेस शुरू भी नहीं किया, एकदम शांत है। तो ये लो, तो एसेट अगर कुछ नहीं है मेरे पास तो लायबिलिटी भी कुछ नहीं है मेरे पास। तो शुरू करें बिजनेस को। अनपेड स्टॉक की आज हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि ये बिजनेस के अंदर आखिर नंबर काम किस तरह से कर रहे हैं। तो ये लो, हमने बिजनेस शुरू कर दिया। कैसे शुरू कर दिया? 10 लाख रुपए की कैपिटल लगाई। अब 10 लाख रुपए पड़े कहाँ पर हुए हैं? आप कह रहे हो 10 लाख रुपए तो हमने सीधा का सीधा बैंक में ही रखे हैं जी। तो लो जी, 10 लाख की कैपिटल है और बैंक में मेरे 10 लाख रुपए हैं, जिससे कि मुझे लगा कि चलो बिजनेस शुरू कर देते हैं। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। और अब जब आप मटेरियल परचेज करने के लिए गए, तो चलो जी, आपने मटेरियल परचेज कर लिया। कितने का परचेज कर लिया? पूरा का पूरा 10 लाख का परचेज कर लिया। अब जब 10 लाख का परचेज कर लिया है तो बैंक में से आपने पैसे दे दिए। तो बैंक में बचे जीरो। बैंक के पैसे निकलकर मेरे स्टॉक की फॉर्म के अंदर आ गए हैं। कैपिटल कितनी लगाई? 10 लाख की। लायबिलिटी किसकी? बिजनेस की लायबिलिटी। क्योंकि मालिक ने भी जो पैसे बिजनेस के अंदर लगाए हैं, तो ओनर इज डिफरेंट, बिजनेस इज डिफरेंट। तो बिजनेस के लिए तो कैपिटल भी लायबिलिटी है। अब कैपिटल किसकी लगी है? ओनर की लगी है, इन्वेस्टर की लगी है, कंपनी के मालिक की लगी है 10 लाख रुपए की। अब जो बैंक में 10 लाख थे वो चले गए हैं स्टॉक के अंदर। अब यहाँ ये समझते हैं कि अगर मुझे और मटेरियल परचेज करना है, 3 लाख रुपए का और लेना है, तो पैसे तो है नहीं, तो क्या करेंगे? लेकिन लेने तो हैं। तो अगर मैंने 3 लाख रुपए का और मटेरियल परचेज कर लिया, तो यहाँ तो एसेट हो गए 13 लाख रुपए के। अब ये लायबिलिटी 10 लाख की है, तो ये 3 लाख आएंगे कहाँ से? आएंगे कहाँ से? ये तो फिर ओनर को लेकर आने पड़ेंगे, इजिकल टू, और घर से लेके आएंगे। कहते हैं ना कि मैंने एफडी तुड़वा कर भी अपने बिजनेस के अंदर डाल दी। तो 13 लाख इजिकल टू 13 लाख। आप ये पहले लेकर आए थे, बैंक में गए, बैंक से आपने परचेज कर लिया। आप कह रहे हो ठीक है जगमोहन, ये तो बड़ी सिंपल 1 2 3 वाली तुम बात कर रहे हो, ये समझ में आ गई है। लेकिन इस पूरी बातचीत का हमारे इस सीक्रेट फार्मूला अनपेड स्टॉक से क्या लेना देना है? सब कुछ लेना देना है, अभी बात करेंगे हम।
क्यों जरूरी है ये अनपेड स्टॉक की जो तुम बात कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि जब आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप ट्रेडिंग के अंदर हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हो, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूशन में हैं, बिल्डर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, डेवलपर हैं, जहां पर भी गुड्स इस्तेमाल होती है, यानी कि सर्विसेज नहीं है, जहां पर गुड्स इस्तेमाल होती हैं, तो उसको तो बाय करना होगा। अब द मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, माल खरीदा, उसको एज इट इज बेच दिया तो ट्रेडिंग है। माल खरीदा, उसके अंदर वैल्यू एडिशन किया, मैन्युफैक्चर किया, फिर उसको सेल कर दिया, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। तो अल्टीमेटली एनी ऑफ द बिजनेस विच इज डीलिंग विद द गुड्स, वो क्या कर रहा है? दे आर इनटू द बिजनेस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ गुड्स। तो जितनी उसकी टर्नओवर तेज होगी, जितनी ज्यादा उसकी क्वांटिटी होगी, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट आएगा कंपनी के अंदर। अगर आप लाख रुपए का माल खरीद के 1,10,000 का बेचते हो तो प्रॉफिट 10,000 रुपए का। आप 10 लाख का खरीद के 11 लाख का बेचते हो तो लाख रुपए का प्रॉफिट है। 1 करोड़ का खरीदते हो तो 10 लाख का प्रॉफिट है। 10 करोड़ का खरीदते हो तो 1 करोड़ का प्रॉफिट है। 100 करोड़ का खरीदते हो तो 10 करोड़ का प्रॉफिट है। तो अब ये 100 करोड़ रुपए का माल खरीदा और बेचा। मेरा सवाल आपसे ये है, बैलेंस शीट में आप समझ रहे हो कि ये पैसे आएंगे कहाँ से? ये पैसे आएंगे कहाँ से? अभी 13 लाख रुपए तक तो हमने इकट्ठे कर लिए, पहले 10 की डाली थी, अब डाल लिए। ये पैसे आएंगे कहाँ से? सीधी सी बात है, अगर आप और मटेरियल खरीदना चाहते हो, 7 लाख रुपए का और खरीदना है, तो ये 20 लाख का आपके पास मटेरियल अवेलेबल है बिजनेस के अंदर। तो अपने तो 13 ही लगे हुए हैं। अब बाकी पैसे कहाँ से आएंगे? वही बात है, हम क्या कर रहे हैं? लोन ले रहे हैं, बैंक लोन। बैंक से पैसे लिए, ओवरड्राफ्ट सीसी लिमिट कितने की? 7 लाख रुपए की। तो लो जी, बैंक का लोन बढ़ गया 7 लाख रुपए का, मटेरियल परचेज कर लिया। अब अगर आप 25 लाख रुपए का और माल खरीदते हो, आप करो बेच क्यों नहीं रहे, खरीदते ही जा रहे हो, जुगोन क्या कर रहे हो? अभी समझ लो पहले। 25 का और खरीदा है, तो 25 का और खरीदा, तो ये 25 लाख रुपए और कहाँ से आएंगे? आप कह रहे हो कि और लोन लेंगे, अनसिक्योर्ड लोन लेंगे। तो कोई तो डालेगा ना बिजनेस के अंदर पैसे। तो क्योंकि लायबिलिटी साइड एसेट साइड के बराबर होनी चाहिए। अगर आपके एसेट्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं तो उसकी पूर्ति कौन करेगा? कैपिटल करेगा या कोई लायबिलिटी बढ़ेगी आपकी? आप कह रहे हो जगोन बहुत सिंपल है, तुम इतनी छोटी सी बात को इतना बढ़ा के क्यों बता रहे हो? कहना क्या चाहते हो तुम? मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे, ये जो मोर लोन आपने लिया है, तो मेरे बिजनेस की क्रेडिबिलिटी का क्या? मेरे बिजनेस की क्रेडिबिलिटी, यानी कि आप जो बिजनेस कर रहे हो, इतना बढ़िया बिजनेस कर रहे हो, लोग आपके ऊपर क्या ट्रस्ट करते हैं, और उनको मालूम है कि बिजनेस करें तो आपके जैसा करें। तो जब आप मटेरियल बाय करते हो, तो आपको ना लोन नहीं लेना पड़ रहा, आपको लोन नहीं लेना पड़ रहा। स्टॉक 45 लाख का है, बैंक से 7 लाख का लोन लिया था, 13 अपने डाले थे, 20 लाख है। तो जो आपको पैसा दिया है ना, वो किसने दिया है? वो आपके क्रेडिटर्स ने दिया है। क्रेडिटर्स ने दिया है पैसा, 25 लाख। आप कह रहे हो अच्छा 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 अच्छा, समझ गए समझ गए समझ गए, कि मैंने तो जितनी पूंजी लगाई थी, मैं तो उतना ही बिजनेस के अंदर सर्कल रोटेट कर सकता हूँ कि जितने मैंने पैसे लगाए हैं। तो कई बार हम क्या करते हैं कि चलो ठीक है जी, जब भी हम परचेज करेंगे तो कैश डिस्काउंट के साथ में परचेज करेंगे, हमें तो जी 2% का कैश डिस्काउंट मिल जाता है। अरे बाबा, कैश डिस्काउंट मिलता किसके ऊपर है? उतने पे मिलेगा ना जितने की आप पेमेंट करोगे। अब आपके पास पैसा ही 20 लाख रुपए का है, तो आप 20 लाख रुपए तक का ही तो माल खरीदोगे, उसी का ही तो 2% डिस्काउंट लोगे। जब 2% डिस्काउंट ले लोगे, कैश डिस्काउंट लेके, वो पैसा तो चला जाएगा सामने वाले सप्लायर के पास। आपके पास क्या बचेगा बैंक में? जीरो। अब आपने और माल खरीदना है तो कहाँ से खरीदोगे? आप बोलोगे मुझे ना बैंक का लोन बहुत सस्ता मिलता है। बैंक का लोन तो मुझे देखा जाए तो बहुत ही सस्ता, यानी कि तकरीबन तकरीबन 0.85% हाँ, पर मंथ के हिसाब से मिल जाता है। और जबकि मुझे कैश डिस्काउंट मिलता है 2% का। तो बढ़िया हो गया ना।
तो अगर मैं बैंकों से लोन लेता रहूं 0.85% से, कैश डिस्काउंट लेता रहूं 2% के हिसाब से, तो फिर तो मजा आ जाएगा। फिर तो मेरे को तो ब्याज तो बच ही रहा है, ब्याज का बराबर इज इक्वल टू प्रॉफिट। अरे ब्याज के बराबर का प्रॉफिट यानी कि 1.15% आप परचेज के ऊपर कमा रहे हो, लेकिन उसकी भी तो लिमिट है। उसकी लिमिट कितनी है भाई? जितना आपको बैंक से लोन मिलेगा उतने तक का ही तो आप बिजनेस के अंदर रोटेशन कर पाओगे। तो बिजनेस बड़ा कैसे करोगे, स्केल कैसे होगा? अच्छा, जो बैंक भी आपको लोन दे रहा है वो ऐसे थोड़ी दे रहा है, वो तो कोलेटरल मांग रहा है। अपनी घर की प्रॉपर्टी दे दो, अपने ऑफिस की प्रॉपर्टी दे दो, कोलेटरल के अगेंस्ट ही देता है। अगर आप कोलेटरल नहीं देते हो, अपने खुद के बैंक के पास से नहीं लोन लेते हो, तो आपको जाना पड़ता है किसके पास? एनबीएफसी कंपनीज के पास। उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे आप अनसिक्योर्ड लोन की तरफ बढ़ते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। तो आप कहते हो चलो ठीक है, अगर मुझे मान लो 1.25% के ऊपर भी मिले तो भी 2% का कैश डिस्काउंट तो मैं ले ही लेता हूँ। 0.75% फिर भी बच रहा है, तो उसकी भी तो एक लिमिट आ गई ना। उसकी भी लिमिट आ गई। कितना लोन ले लोगे? अगर मार्केट के सिनेरियो चेंज हुए, माल खरीद रहे हो, बेच रहे हो, और सामने कोरोना आया, कोई ऐसी सरकमस्टांसेस आई, कंपटीटर आ गया, बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर था वो निकल गया, और यहां पर पूरा का पूरा रिस्क आपने क्या कर दिया? लोन के ऊपर ही रिस्क कर दिया। तभी आपने देखा होगा बिजनेस जैसे जैसे बड़ा होता है, छोटे बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं आती, बड़े बिजनेस के अंदर 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 70, 80, 90, 100 करोड़ का जब लोन ये जाता है, तो उस केस में बिजनेस को संभालना मुश्किल हो जाता है। एक लेवल के ऊपर लोन इतने बढ़ जाते हैं, उसकी ईएमआई, इंटरेस्ट। तो ये किस चक्रव्यूह के अंदर फंस गए हम? किस चक्रव्यूह के अंदर फंस गए मेरे दोस्तों? व्हाट इज दैट? वो हमें समझना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा। तो फिर जगमोहन, अब थोड़ा खुल के बताओ, तुम क्या कह रहे हो कि ये अनपेड स्टॉक की क्या कहानी है? बता दो, बता दो। देखो, अनपेड स्टॉक की कहानी ये है कि अब ना, मैं ना बैंक लोन के चक्रों में नहीं पड़ रहा। हाँ जी, डेप्ट फ्री कैश रिच। मैंने जितनी कैपिटल लगाई है ना, बार बार प्रेशर 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 करते करते ना, मैं हर बार कभी एफडी तुड़वा दो, कभी ये तुड़वा दो, वो नहीं कर रहा। बिजनेस मैंने 10 लाख से शुरू किया है, ओके फाइन। बैंक में 10 लाख डाले थे, और मैंने जो है फ्रेश जो मटेरियल परचेज करना है, फ्रेश जो मटेरियल परचेज करना है, वो ऐसे परचेज करना है, बता दो। मैंने क्या करना है कि मेरे पास जो 10 लाख रुपए हैं वो मेरे पास है, वो मेरे रेगुलर बिजनेस को रन करने के काम आएंगे। अब धीरे 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 मेरी क्रेडिबिलिटी, क्या पॉइंट है, क्रेडिबिलिटी मेरी बढ़ती चली जा रही है। मैं अपने 10 लाख को, चाहे मेरा बिजनेस छोटा हो, कोई दिक्कत नहीं है जी। बिजनेस छोटा है, छोटे के अंदर भी मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज और मेंटेन करता हूँ। मैंने जी 5 लाख रुपए का माल खरीदा, और मेरे बैंक में बैलेंस रह गया इजिकल टू -5 लाख रुपए। अब मैंने कहा कि मैं जरा, जिससे माल खरीदा था उसको मैंने बोला कि देखो जी, मुझे आपसे और मटेरियल चाहिए 10 लाख का, तो यहाँ 20 लाख हो गए, और अब हम आपको पेमेंट करेंगे 10 लाख रुपए की। अब मेरे पास स्टॉक जो है वो 15 लाख का है, क्रेडिटर्स मेरे 10 लाख रुपए के हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितनी स्टॉक की वैल्यू है, जितने मेरे क्रेडिटर्स हैं, तो इसमें से जो पेड स्टॉक कितना है, जरा समझ लो ना। पेड स्टॉक कितना है? पेड स्टॉक है इजिकल टू जितने का स्टॉक मेरे पास पड़ा है, माइनस जितने के मेरे क्रेडिटर्स हैं। तो मेरा 5 लाख रुपए का पेड स्टॉक है, और मेरा अनपेड स्टॉक कितना है? अनपेड स्टॉक इजिकल टू जितने की मेरे सप्लायर को आउटस्टैंडिंग है। अब दोनों टोटल कितना है? 15 लाख रुपए। यानी कि पेड स्टॉक 5 लाख का, अनपेड स्टॉक 10 लाख रुपए का, और मेरे पास टोटल स्टॉक की वैल्यू 15 लाख रुपए की आ रही है। और जिस टॉपिक की आज मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, वो है अनपेड स्टॉक। अच्छा 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 अच्छा, ओके। आप कह रहे हो कि जगमोहन ठीक है,
आपकी बात बड़ी सिंपल थी। ये तो हमें वैसे शुरू में ही समझ आ गई थी, लेकिन फिर भी तुमने ये बैलेंस शीट के रूप में जमा घटा करके दिखाया ना कि हाँ जी, लाइबिलिटी लेफ्ट साइड में जितनी होती है उतने के ही एसेट होते हैं। तो मेरे को मार्केट से ऑर्डर मिल गया और मेरे को बड़ा ऑर्डर मिल गया, मेरे को 50 लाख रुपए का ऑर्डर मिल गया प्लस। और मेरा मन कर रहा है कि 50 लाख के बराबर का मार्केट से माल खरीदना है, लेकिन धंधे मैंने पूंजी ही 10 लाख रुपए की लगा रखी है। अब 50 लाख रुपए का माल आएगा कहाँ से? 50 लाख रुपए का माल जो है वो मेरा सप्लायर से आएगा। अब सप्लायर क्यों देगा आपको? आपकी बैलेंस शीट को टैली करने के लिए देगा क्या? नहीं नहीं नहीं, सप्लायर क्रेडिटर आपको ये माल इसलिए देगा क्योंकि मार्केट में आपकी क्रेडिबिलिटी है। उसने कहा कि मेरी आपके साथ में पेमेंट टर्म जो है वो 45 डेज की है, तो आपको 45 डेज में पेमेंट मिल जाएगी। तो आपने जो है वो सर्कुलेशन 45 डेज का बना लिया है। अब आप जब भी देखते हो तो आप देखते हो कि मेरा पेड स्टॉक कितना है, अनपेड स्टॉक कितना है, यानी कि टोटल स्टॉक में से अनपेड स्टॉक। अब आपने मान लो 5 लाख रुपए का माल अगर बेच दिया है और आपने 5 लाख रुपए का माल 7 लाख में बेचा है, तो अभी उसके पैसे आने हैं। मान लीजिए आपके पास से 5 लाख का माल 7 लाख में बेचा है, तो ये 72 लाख हो गया। अगर 5 का 7 में बेचा है तो यानी कि प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट यानी कि अब आपका रिजर्व एंड सरप्लस, सरप्लस बैलेंस शीट के अंदर दिखाई दे रहा है कितने का? 2 लाख रुपए का। बैलेंस शीट तो फिर टैली की टैली है। 72 लाख रुपए की बैलेंस शीट है, 10 लाख रुपए लगाए थे, 2 लाख रुपए कमा चुके हैं क्योंकि 5 लाख का माल 7 लाख में बेचा है। 72 लाख में से अभी 5 लाख तो मेरे पास बैंक में पड़े हैं क्योंकि 10 लाख रुपए लगाए थे, 5 का माल खरीदा था, और 5 अभी भी मेरे बैंक में पड़े हुए हैं। 60 लाख का जो माल खरीदा है वो मेरा अनपेड स्टॉक है। क्यों? ये मेरे सप्लायर को पेमेंट करनी है। अब गेम क्या है? अब गेम ये है कि मेरे डेटर्स की जो पेमेंट टर्म्स होनी चाहिए वो हमेशा लेस देन 45 डेज होनी चाहिए। लेस देन 45 डेज। और अगर आपको बनाने में 15 दिन लगते हैं, प्रोसेस को पूरा करने में 15 दिन लगते हैं, तो वो लेस देन 30 डेज होनी चाहिए। यानी कि कस्टमर से मेरे को, मैं एक बार के लिए इसको 30 डेज मान लेता हूँ, तो कस्टमर से मेरे को 30 डेज में पैसे आते हैं, सप्लायर को मुझे 45 डेज में आते हैं, देने होते हैं। यानी कि जब तक इसको पेमेंट करने की बारी आएगी तब तक तो मैं कस्टमर से कलेक्शन कर चुका हूँगा। अरे वाह! फिर तो मेरा क्या है, फिर तो कितना भी माल खरीद लो। चलो, चलो जी, 40 लाख का और खरीदो। तो ये मेरे पास 1 करोड़ का स्टॉक हो गया। और किससे खरीदा है मैंने? सप्लायर से खरीदा है। अब मेरी बैलेंस शीट का साइज देखो, 10 लाख खुद लगाए थे, उसमें से 5 अभी भी बचे हुए हैं। स्टॉक 1 करोड़ का है, सप्लायर की पेमेंट 1 करोड़ की है, मेरी पेमेंट टर्म्स 45 डेज की है। अब देखो यहाँ पर क्या है, पेमेंट अनपेड स्टॉक कितने का है? अनपेड स्टॉक 1 करोड़ रुपए का है, पेड कुछ नहीं है। तो ये डिसिप्लिन है। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे ही आप अपनी बैलेंस शीट उठा के तो देखो, अरे देखो तो सही, आपके स्टॉक के अंदर क्या क्या आ रहा है। रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश गुड्स है। आप माल परचेज करते हो, खरीदते हो, आपकी जो पेमेंट टर्म्स है मान लीजिए 60 डेज की है, 90 डेज की पेमेंट टर्म्स है। आपके डेटर्स की पेमेंट टर्म एडवांस में है, 15 दिनों में है, 7 दिनों में है, 30 दिनों के अंदर है। तो आपने जब क्रेडिटर का और स्टॉक का खेल समझ लिया कि पेड स्टॉक मेरा जीरो है, बिजनेस के अंदर जो भी मनी की मेरी रोटेशन हो रही है वो बेसिकली क्रेडिटर से उधारी लेके हो रही है। अब जब ये माल बेचूंगा तो प्रॉफिट पे बेचूंगा और मैं सप्लायर की पेमेंट को करता चला जाऊंगा। तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मेरा स्टॉक क्या होना चाहिए? आप कह रहे हो सिंपल है जगमोहन, इस एग्जाम्पल को देखने के लिए मैथमेटिकली कितना आसानी से तुमने बता दिया, एकदम बिल्कुल आसानी से बता दिया कि मेरा स्टॉक जो है वो अनपेड होना चाहिए। अनपेड होना चाहिए। देखो इतनी सिंपल सी छोटी सी बात है, लेकिन हम अपने बिजनेस में अप्लाई नहीं करते। हम पता नहीं किन किन चक्रों में पड़े रहते हैं और ऐसे बड़े बड़े लॉजिक अपने दिमाग को दिए हुए हैं हमने, उस लॉजिक के बाहर ही नहीं निकल पा रहे। जैसे कि लॉजिक नंबर 1, या लिमिटेशन बना रखी है हमने अपनी। हमारा लॉजिक नंबर 1 क्या होता है, जो मैंने आपको पहले बताया कि मुझे कैश डिस्काउंट चाहिए।
कैश डिस्काउंट चाहिए, दूंगा तो मेरे को सस्ता पड़ेगा, अगर मैं उधारी खरीदता हूं तो मेरे को महंगा पड़ेगा। अरे कितना महंगा पड़ेगा? टू दी एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट ही तो महंगा पड़ेगा। अगर आप 10 लाख का चक्र घुमाते हो तो 1 लाख रुपए बचाते हो, अगर आप 1 करोड़ का चक्र घुमाते हो तो 10 लाख रुपए बचाते हो। अब 10 लाख में से थोड़ा बहुत ब्याज चला भी गया, मान लो 50,000 रुपये चला गया, तो भी आपने 9,50,000 कमाए। तो अभी आपको 1 लाख कमाना है कि 9,50,000 रुपये कमाने हैं? तो आप फाइनेंसर हो कि आप बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो? बिजनेस एंटरप्रेन्योर वो है कि जो मार्केट की नीड को फुलफिल करता है तेजी से, फास्ट, तेजी से, तेजी से, स्विफ्टली, एकदम एक्टिव तरीके से फुलफिल करता है। इसलिए जब आपके बिजनेस के अंदर बिजनेस की मनी रोटेट कर रही है उस समय ब्याज मैटर ही नहीं करता, मैटर ही नहीं करता। और कितना ब्याज बचा लोगे, स्केल कितना कर लोगे, कितना पैसा आ पाएगा, कैश डिस्काउंट का तो चक्कर ही खत्म। दूसरा आप कह रहे हो कि जगमोहन, अरे यार ये तो ना पूरी की पूरी थ्योरी है, ये तो थ्योरी है, इसका प्रैक्टिकल से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना है ही नहीं प्रैक्टिकल के साथ में। क्यों? क्योंकि ऐसे थोड़ी है कि मैं मार्केट में जाऊंगा, उनको बोलूंगा कि भाई साहब मुझे ना माल दे दो, मैं ना आपको पैसे नहीं दे रहा क्योंकि जगमोहन ने बोला है कि अनपेड स्टॉक रखना है। पैसे नहीं दे रहा। वो बोलेगा भाई साहब पैसे का काम पैसे से होता है, पहले पैसे रखो, उसके बाद माल उठाओ। अच्छा जी, अभी अभी आपको एक कंपनी है जिसका नाम है एल जी, एल जी है ना, आप एल जी कंपनी के बनने चले गए हो ओईएम मैन्युफैक्चरर, आप पतंजलि के बनने चले गए हो ओईएम सप्लायर, आप पेप्सी कोका कोला के ओईएम सप्लायर बनने चले गए हो। कहते कोई बात नहीं जी, फैक्ट्री भी हम लगा देंगे, माल भी हम खरीद लेंगे, बना भी देंगे, सप्लाई भी आपको कर देंगे, आप आराम से 45 डेज में दे देना। मारुति के, हुंडई के, सब लोगों के आप ना किसी तरीके से ऑर्डर लेना चाहते हो। कहते हैं जी बड़ी कंपनियों का काम करना है जी। क्यों जी बड़ी कंपनियों का काम क्यों करना है? अरे बड़ी कंपनियों की क्रेडिबिलिटी अच्छी होती है ना। क्या क्रेडिबिलिटी अच्छी होती है? अरे बड़ी कंपनी के लिए अगर हमने माल बनाया ना, उनको हमने सप्लाई कर दिया, तो भाई साहब वो कहते तो हैं कि 45 दिनों में दे देंगे, लेकिन वो दे देते हैं। 45वें दिन ना हमारी आरटीजीएस आ जाती है, वो मंडे के मंडे पेमेंट करते हैं, सुबह सुबह बैंक में क्रेडिट आ जाता है। आपके लिए बड़ी कंपनी तो वो कंपनी है ना जो ओन टाइम आपको पेमेंट कर रही है, विद इन 45 डेज है, और उसके बेसिस से आप अपना सर्कुलेशन घुमा लेते हो, और उसको भी 45 दिनों की उधारी देने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। अरे बड़ी कंपनी होगी वो अपने घर में, लेकिन उसकी सिर्फ एक खासियत की वजह से हम, उसकी एक खासियत की वजह से हम अपनी इतनी कैपिटल सब लगाने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो कंपनी ना बड़ी कंपनी है, बड़ी मतलब क्रेडिबल कंपनी है, क्रेडिबिलिटी उसकी अच्छी है, वो कर देती है। तो हम क्यों नहीं बनाते अपनी क्रेडिबिलिटी? हम क्यों नहीं बनाते? जब हमें सीक्रेट फार्मूला समझ में आ गया कि सारा खेल ही क्रेडिबिलिटी का है, तो आपने जो भी सप्लायर क्रिएट किए हैं रॉ मटेरियल के, जो भी सप्लायर क्रिएट किए हैं जहां से आप बाय करते हो, मैं कहता हूँ छोटा सा बिजनेस कर लो ना, पान की दुकान जितना बिजनेस कर लो, क्या फर्क पड़ता है? एक स्टारबक्स चला लो, लेकिन उसको अच्छे से चलाओ, अच्छे से चलाओ। एक के 10, 10 के 100, 100 के 1000 होने में कोई पता नहीं लगता, क्योंकि मैटर क्या करता है? बंदा मैटर करता है, बिजनेस मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे, कि उस बंदे की क्रेडिबिलिटी है, उसकी क्रेडिबिलिटी है। तो आप 1 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में एक टारगेट तो लेके चलो ना, 1.5 साल का टारगेट तो लेके चलो कि मुझे मार्केट में काम करना है अपने सप्लायर के साथ में, और उनके माल को खरीद के मुझे बेचना है, बनाना है, बढ़िया करना है, समय पर पेमेंट करनी है, और अनपेड स्टॉक के हिसाब से जाना है। तो ये थ्योरी जो है वो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिकल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। कौन से पारस का पत्थर लगा के? आपकी क्रेडिबिलिटी के पारस का पत्थर लगा के। तभी आपने देखा होगा, आपकी भी कई सारे ऐसे कस्टमर को सप्लाई करते हो मटेरियल, कहते हो वो ठीक है उसकी पेमेंट खरी है, हाँ पेमेंट उसकी खरी है। तो आप इस जादू के ऊपर काम करना शुरू करो, ये लोन वोन के चक्करों को बंद करो, सप्लायर की पेमेंट के हिसाब से। आप कह रहे हो कि वो तो ठीक है जगमोहन, अरे वो तो ठीक है, जो 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 मेरा WIP है, हाँ जी, जो मेरा WIP है और जो मेरा फिनिश गुड्स है, तो उसको भी तुम स्टॉक की वैल्यू में ले रहे हो। हाँ जी, उसको भी स्टॉक की वैल्यू में ले रहे हो। तो क्राइटेरिया तो सिर्फ रॉ मटेरियल के बराबर ही खड़े हो सकते हैं ना।
तो मैं कह रहा हूं कि अब आपका ना इसका और इसका गैप बढ़ता चला जा रहा है। अभी आप 30 डेज के ऊपर थे, अभी आपने 15 डेज के ऊपर जाने की तैयारी शुरू कर दी है। आपने यहाँ पर बिल डिस्काउंटिंग वाली कहानी करनी शुरू कर दी है। हाँ जी, सब चीजें करनी शुरू कर दी है। आपकी ऐसा करने की वजह से आपके पास चाहे वो WIP हो, वर्क इन प्रोग्रेस, चाहे फिनिश हो, जो भी स्टॉक की वैल्यू आ रही है ना, कम से कम उतने के बराबर के क्रेडिटर्स तो खड़े हो ही जाते हैं, क्योंकि मनी का इनफ्लो आपने तेज कर दिया है। तो मैंने आपको एक थंब रूल दे दिया है मार्केट के अंदर। वो क्या, कि ये देखो कि आप ना, आप जो है, आपकी किताबों में क्रेडिटर्स कितने के खड़े हैं और स्टॉक कितने का खड़ा है। तो स्टॉक में से क्रेडिटर्स को माइनस करेंगे तो जो फिगर आएगी वो आएगी पेड स्टॉक की। स्टॉक होता 2 करोड़ का, क्रेडिटर होते 1 करोड़ के, तो पेड स्टॉक 1 करोड़ का। स्टॉक होता 5 करोड़ का, क्रेडिटर है 1 करोड़ के, तो पेड स्टॉक होता 4 करोड़ का। अनपेड तो क्रेडिटर्स के बराबर का ही है। तो आप कह रहे हो कि ओए होए जगमोहन, मैं तो कई सालों से बिजनेस कर रहा हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि दरवाजे पे कोई खड़ा नहीं होना चाहिए। बस चाहे अपने घर से पैसे लगा दो, FD तोड़वा दो, बैंकों से लोन ले लो, लेकिन सप्लायर की पेमेंट पहले करो। मैं कहता हूँ ना 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 ना, फार्मूला लगाओ, टू दी एक्सटेंट। वर्ड देखो क्या है, टू दी एक्सटेंट। लेकिन अगर आप क्राइटर्स इससे भी ज्यादा बढ़ाते चले जाते हो, बढ़ाते चले जाते हो, बढ़ाते चले जाते हो, और स्टॉक भी नहीं है आपके पास, और पैसा भी खा पी गए, और वो आप बिल्डिंग में लगा दिया, लैंड में लगा दिया, इधर उधर लगा दिया, तो फिर हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि आपकी उस केस के अंदर लेने देने की रेशियो खराब हो जाएगी। दूसरा, ये भी नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है ओवर ड्यू कर दो। ओवर ड्यू कर दो, ओवर ड्यू का मतलब ये हो गया कि पेमेंट करनी थी 45 दिनों में, हाँ जी, लेकिन पेमेंट नहीं कर पा रहे, क्राइटर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। आप कह रहे जगमोहन तो कह रहा था कि अनपेड स्टॉक होना चाहिए, मेरे स्टॉक से ज्यादा के क्राइटर्स हैं। अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, ओवर ड्यू नहीं होनी चाहिए, विद इन ड्यू डेट। हाँ जी, विद इन ड्यू डेट वाले क्राइटर्स होने चाहिए। अब क्या होता है, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको गारमेंट इंडस्ट्रीज का। अब गारमेंट इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, उनका अपना एक रिटेल आउटलेट होता है जी, रिटेल आउटलेट। अब वो क्या कर रहे हैं, ऑल इंडिया से वो परचेज करते रहते हैं, सूट, साड़ियाँ, दुपट्टे और दुनिया जहान का सामान परचेज करते हैं, क्योंकि वो उसकी रिटेल के आउटलेट के ऊपर आ जाता है। ऑल इंडिया से वो परचेज करते हैं। अब इनकी गुडविल अच्छी है, वेरी गुड, इनकी यानी कि क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी गुडविल बोल लो, क्रेडिबिलिटी बोल लो। कुछ लोगों को क्रेडिबिलिटी नहीं समझ आ रहा था, तो आप गुडविल समझ लो। हाँ जी, लो जी, गुडविल अच्छी है आपकी। तो उस चक्कर में अब आपको लोग उधारी दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, बस उधारी दे रहे हैं ना। और क्या होगा कि आपको लोग 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ की उधारी दे देंगे, और आपने रिटेल में उसको बेची जाना है। बेच के सारे पैसे आपके बैंकों में आते जाएंगे, और आप गलती क्या करोगे उससे, कोई गाड़ी खरीद ली, कोई मर्सिडीज खरीद ली, कोई यहाँ पे कोई साथ लगते प्लाट की पेमेंट कर दी, और एक बढ़िया कोई फंक्शन कर दिया, कोई खर्चा कर दिया, कोई बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया, यहाँ वहाँ सारे पैसे उड़ा दिए, कहीं बैंकों घुमाए, और जाने पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ा उड़ू के आ गए। और हमने कहा सीजन था, अच्छा था, क्या बात है, बैंकों में पैसे ही पैसे हैं। अरे बाबा, क्रेडिटर्स की पेमेंट भी करनी होती है, विच मीन्स विच मीन्स कि आपका क्रेडिटर्स बिल्कुल भी ओवरड्यू नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, आपके क्रेडिटर्स जो है वो स्टॉक के बराबर होने चाहिए, अनपेड स्टॉक की वैल्यू के बराबर होने चाहिए। तो अगर वो आपको क्रेडिबिलिटी के चक्कर में माल दे रहा है, दैट डज नॉट मीन कि उससे माल भी लेते ही जाओ, लेते ही जाओ, लेते ही जाओ। आप देखो जो सबसे पुराना क्रेडिटर्स है, उसकी पेमेंट टाइम पे जा रही है कि नहीं जा रही। अगर उसकी पेमेंट नहीं गई, पुराने माल की पेमेंट नहीं गई है, तो नया माल ऑल इंडिया बेसिस पे जो आपको परचेज धड़ाधड़ धड़ाधड़ सप्लायर सप्लायर डिस्पैच पे डिस्पैच किए चले जा रहे हैं आपको। तो डिस्पैच फ्रॉम सप्लायर को रोको, रोको रोको रोको, स्टॉप। उसको बोलो ठहर जा, अभी ठहर जा, ठहर जा। क्यों ठहर जा, क्योंकि मुझे ओवर ड्यू, अपने आप को बोलोगे, उसको नहीं बोलोगे, कि मुझे अपनी बैलेंस शीट के अंदर क्राइटर्स को ओवरड्यू के चक्करों में नहीं डालना। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। आप कह रहे हो जगमोहन, बात तो तुम्हारी समझ में आ गई हमें, बात तुम्हारी समझ में आ गई, कि अब चाहे मेरे क्राइटर्स 1 करोड़ के हैं तो मेरे हैं 7 करोड़ के। हाँ जी, मेरे 1 करोड़ के हैं तो चाहे 7 करोड़ के हैं, और मेरा स्टॉक भी 7 करोड़ का है।
तो मेरा स्टॉक अनपेड 7 करोड़ का है। कहाँ मैंने 10 लाख रुपए लगाए थे और बिजनेस का स्केल बढ़ता चला जा रहा है, 1 फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री, 5 फैक्ट्री, 10 फैक्ट्री, अब तो कोई लिमिट ही नहीं है। अदर पीपल्स मनी, अदर पीपल्स एफर्ट, स्टॉक की रोटेशन, इसको जैसे ही मैं बेच रहा हूँ मेरे जीपी मार्जिन के हिसाब से, हाँ जी, जीपी मार्जिन, अब आई ना जीपी शीट समझ, जीपी परसेंटेज के हिसाब से खरीदोगे बेचोगे उसके चक्र को घुमाओगे, जीपी के बराबर का प्रॉफिट आपके घर में आ जाएगा। 5 का माल 7 में 2 लाख प्रॉफिट, 10 का माल 12 में, लाइक दैट। तो जीपी परसेंटेज जीपी शीट के हिसाब से आप करते चले जाओगे। अभी मैं जीपी शीट में नहीं जा रहा, अभी मैं सिंपल बेसिक में रह रहा हूँ। अनपेड स्टॉक के रिलेटेड मैंने सारी की सारी आपको बातें बताई। क्यों बताई मैंने आपको बातें? मैंने ये बताया कि इसकी वजह से अब मनी आपके बिजनेस के अंदर आ रही है और आपको खुद घर से नहीं लगाने पड़ रहे, कोई लोन नहीं बढ़ रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। इस फाइनेंशियल कंट्रोल और डिसिप्लिन को पूरा जिन लोगों ने मेंटेन कर लिया है, आपने देखा होगा कि चांदनी चौक के अंदर या आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर वो लाला जी बोलते हैं, ओ मैंने तो जी 5,000 रुपये से बिजनेस शुरू किया था, आज देखो 24 हमारे पास गोदाम है, ऑल ओवर इंडिया में हम सप्लाई करते हैं जी, कोठियां बना ली, गुड़गांव में मकान बना लिए, फैक्ट्रियां बना लिया। जो बनाया है जी वो तो बिजनेस से ही बनाया है जी, यहीं से बना है जी। वो सारा कुछ क्या लेकर आए थे? हम तो कुछ ना लेकर आए थे, एक साइकिल था और ये बना लिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी, गुडविल, उनकी जबान देखो, उनकी क्रेडिबिलिटी देखो, और उन्होंने मनी को रोटेट किया, मनी को रोटेट किया, रिलेशनशिप मेंटेन की, और वहां से वो अपना नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेते चले गए, बिजनेस को आगे बढ़ाते चले गए। तो ये है मेरा पूरा का पूरा कंसेप्ट जो मैंने आपसे शेयर किया अनपेड स्टॉक का। अब नेचुरली आपके माइंड में एक दो क्वेश्चन जरूर आ रहे होंगे, और उस क्वेश्चन को अभी मैं आपको पूछने की अपॉर्चुनिटी देता हूं। आप लिखो चैट बॉक्स के अंदर व्हाट इज कमिंग इन योर माइंड। और उससे पहले आपको ये बता दूं कि हमारी जो कैश फ्लो कम्युनिटी है उसके अंदर अभी तक आपने अगर ज्वाइन नहीं किया तो ये मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, किसका, टेलीग्राम का। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो सीधा पहुंच जाते हो टेलीग्राम के अंदर, और वहां पर भी आप अपने क्वेश्चंस को पूछते रहा करो। जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनके लिए भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने क्वेश्चन डाल दिया है, और ये वाला क्वेश्चन वैसे आया यहीं से था, अनपेड स्टॉक का। तो जो मैंने लिया था कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर, ये देखो तजिंदर जी क्या कह रहे थे, सर एक वर्क फ्लो चाहिए होगा, पीपीटी कैसे होगा, कि वर्किंग कैपिटल में कैसे कर सकते हैं, 100% प्रोडक्ट क्रेडिट और मल्टीपल स्टेट सिटी और वेंडर से आता है, और 2 एडवांस में बुकिंग करवा लेते हैं, डिस्पैच वेंडर को स्टार्ट करते ही कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, इस चक्कर में स्टॉक एक्सेस हो जाता है, और साथ में क्रेडिटर्स की लायबिलिटी भी बढ़ जाती है। क्या करें? आंसर क्या है इसका? इसका थंब रूल का आंसर है अनपेड स्टॉक, जिसकी आज हमने बहुत डिटेल में बात की। ये है मैजिक कैश फ्लो कम्युनिटी का। तो आप अपने क्वेश्चन पूछते रहो, आंसर लेते रहो, जो डिटेल में क्वेश्चन होगा उसके लिए तो हमने वीडियो ही बना देनी है। बाकी जेएसए ऑनलाइन तो आपके पास है ही, वो पर्सनलाइज जेएसए ऑनलाइन तो आपके पास है ही। इसको तो आपने खूब यूटिलाइज करते हो, क्योंकि इसके अंदर तो आपको मिला हुआ है आपका यूजर आईडी और पासवर्ड, बस यहाँ से आप जा सकते हो। चलिए ठीक है, ओके गॉट इट। अब मैं बहुत क्विकली जरा क्वेश्चन आंसर लेता हूँ। आज तो मैंने ना इसको वेबिनार नहीं मीटिंग मोड में ही किया था, ताकि जो सुबह सुबह लाइव होते हैं ना उनका भी तो स्वागत हो अच्छे तरीके से। तो मैंने वेबिनार को मीटिंग मोड में कर दिया। संजय नरवाल जी एकदम तैयार बर तैयार मुस्कुरा रहे हैं कैसे हैं संजय जी आप? ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो संजय नरवाल जी का क्वेश्चन है, डंप स्टॉक का क्या करें जिसकी डिमांड नहीं है? जितना जल्दी उतना बेहतर। स्टॉक आपका डंप हो गया है तो उसको आपने खत्म ही करना है, खत्म ही करना है, चाहे एट कोस्ट प्राइस के ऊपर ही निकालना पड़े, चाहे लेस देन कोस्ट प्राइस पे निकालना पड़े। और हमेशा ना एक बिजनेस ओनर को अपना नॉन मूविंग और डेड स्टॉक के लिए एक एग्जिट रूट बनाना चाहिए। बल्क डील करनी है। वैसे तो हमने रिटेल में, बी टू बी में, बी टू सी में काम करना है, लेकिन जो स्टॉक हम नहीं बेच पाए उसको एग्जिट करने के लिए, जैसे गारमेंट्स वाले होते हैं ना, वो फैक्ट्री आउटलेट लगा लेते हैं, सीजन एंड सेल लगा लेते हैं। उसी तरीके से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, वो जंक यार्ड में डाल के उसको स्क्रैप करते हैं, चाहे लोहे के भाव बेचते हैं। तो हमें मान के चलना पड़ेगा कि 100% में से 1-2% का तो ऐसा हमें होगा, लेकिन अगर वो ज्यादा हो रहा है तो बिजनेस मॉडल के ऊपर सोचना पड़ेगा क्या होगा। लेकिन ठहरा पानी
तो एक तालाब बन जाता है। अगर पैसे को हमने रोक दिया तो वो नॉन प्रोडक्टिव बन जाएगा। तो पैसा जितना तेजी से घूमता रहे, चलो ठीक है, जितना जल्दी है उतना जल्दी लॉस बुक करो, उसको रोको, बल्क डील करो और आगे बढ़ो। चलती का नाम जिंदगी। आर के सबरवाल जी कह रहे हैं कि हाउ टू मैनेज दिस इन सर्विस इंडस्ट्री। सर, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर तो आप देखो, जैसे आप मैन पावर सप्लाई के बिजनेस के अंदर आप हो, तो यहाँ पर आपका क्या है, अभी क्या हो रहा है कि आपको उधारी देनी पड़ रही है 1 से 2 महीने की। किसको? अपने कस्टमर को, ओप्पो को, वीवो को। वहां पर अब आपके वहां पर अनपेड स्टॉक वाला कंसेप्ट तो है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि डेटर्स जो है ना, आपके डेटर्स, उसको लिमिट करना होगा। तो जितने के बराबर की आपको देनी पड़ती है उधारी, ओप्पो वीवो या जिनको आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो उतने के बराबर का ना पैसे का इंतजाम हमें करके चलना पड़ेगा। किससे? बिल डिस्काउंटिंग के बराबर से। तो बिल डिस्काउंटिंग एक तरीके से आपका क्रेडिटर हो गया, और जो रिसीवेबल है आपके इन कंपनियों से, वो आपकी इन्वेंट्री हो गई। तो वो जीरो जीरो अगर आप कर दोगे, तो फिर देखो आपके बिजनेस की रोटेशन कितनी फास्ट हो जाती है, टू दी एक्सटेंट अगर आप उसको करने में सक्षम रह पाते हो, और बैक टू बैक सब कॉन्ट्रैक्टर वाले भी जोड़ पाते हो तो। और जो प्रॉफिट आ रहा है उसको कैश रिजर्व में क्रिएट करते हो। विपुल जी कह रहे हैं, इफ माई डेटर्स आर नॉट पेइंग इन टाइम, मार्केट डिमांड इज स्लो एंड स्टॉक नॉट सेलिंग एज पर एक्सपेक्टेड, हाउ टू पे क्रेडिटर्स इन टाइम। देखो जी, इस तरह की सिचुएशन में विपुल जी, जब आप लगोगे ना मेरे साथ में, तो वहां पर हमें देखना होगा जो स्टॉक रुका है ना, तो परचेज रिटर्न की पॉसिबिलिटी है क्या? अगर परचेज रिटर्न की पॉसिबिलिटी है तो हमें परचेज रिटर्न करके खत्म करना है उसको। आपको नहीं, मैंने खरीद लिया उसको तो रिटर्न कर ही नहीं सकता, मार्केट डिमांड है नहीं, फंस गया है। तो जैसे मैंने संजय जी को बोला कि उस स्टॉक को क्या हम एक डिफरेंट मार्केट सेगमेंट के अंदर खत्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एक क्लाइंट हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, अपनी कुछ दुकानें, कुछ ऑफिसेस, कुछ काम तो उन्होंने नॉर्थ इंडिया में किया हुआ है और कुछ काम उन्होंने साउथ इंडिया में किया हुआ है। अब क्या होता है, नॉर्थ इंडिया का पुराना माल डिस्पैच चला जाता है साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया वालों के लिए वो नया माल होता है। और साउथ इंडिया वाली जो उसकी कंपनी का कुछ माल पुराना होता है, वो ईस्ट इंडिया की तरफ भेजता है। तो वो पैन इंडिया के बेस पे ऑपरेशन कर रहा है। कुछ उसका अपना खुद का है, कुछ उसने ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट एग्रीमेंट बना रखे हैं, बार्टर सिस्टम बना रखा है कि भाई मेरा पुराना माल है, बिक नहीं रहा, मैं तेरे को भेज रहा हूँ। ये भी एक बड़ी अमेजिंग है, लेकिन यहाँ पर सारा का सारा खेल आपके बिजनेस मॉडल और स्केल का है। बाकी डेटर्स के पास आपके पैसे पड़ गए, फंस गए हैं, तो कलेक्शन इंजन इज दी सॉल्यूशन। अंकित जी कह रहे हैं, सर बिल डिस्काउंट का कैसे कर सकते हैं, ट्रेड्स पर तो बी टू बी रजिस्टर्ड नहीं होते। अंकित जी, दुनिया काफी आगे बढ़ चुकी है, काफी आगे बढ़ चुकी है। उसके लिए आप सबसे पहले अपने खुद के बैंक से, सेल्फ अपने बैंक से बात करो ना। तो क्या नाम है जी आपके बैंक का? आप अपने बैंक से बात करो। अपने बैंक से बात करने के बाद वो जो भी ऑब्जेक्शंस आपको रेज करने वाला है, उसके बाद ना आज की डेट में बिल डिस्काउंटिंग और चैनल फाइनेंस के अंदर बहुत लंबी लाइन लग गई है। वहां पर भी जाने से पहले तो मैं बात कर ही रहा हूँ ना आपसे अपने सप्लायर की। तो रजनीश जी कह रहे हैं कि वो तो ठीक है जगमोहन, लेकिन अगर हम क्रेडिट पे खरीद रहे हैं तो हमें हायर कॉस्ट लगेगी, और पेमेंट कलेक्ट करनी है डेटर से, तो उनको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो इस केस में तो प्रॉफिट इफेक्ट करेगा। तो क्या करें? तो रजनीश जी, ये वाला जो खेल है ना, ये स्केलेबिलिटी का खेल है। तो आप रजनीश जी गोयल जी मान लो अपनी इस बात को, कि आप कह रहे हो कि जगमोहन 50 करोड़ रुपए साल की सेल करके ना मजा आ रहा है, 50 करोड़ की सेल करके मजा आ रहा है, प्रॉफिट भी बच रहे हैं। अब मैं बोलूंगा कि ठीक है, 50 करोड़ पे मजे करते रहो। आप कह रहे हो नहीं नहीं, 100 करोड़ पे मजा आ रहा है, तो ठीक है, 100 करोड़ पे मजे करते रहो, ओके डन। यहां तक आप कर रहे हो, लेकिन अब स्केल करना है ना, स्केल करना है। तो अब आपकी 150 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ के ऊपर जो आपकी टर्नओवर जा रही है, वहां पर ये आपका इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है। आप टीओसी लगाओ ना इसके ऊपर, टीओसी। यानी कि पहले 50 करोड़ के बिजनेस के ऊपर आपके वही स्केल चलते रहेंगे, जो आपकी पूंजी है, कैपिटल है, रोटेशन है। मत लो, मत दो डिस्काउंट, मत लो डिस्काउंट, हाँ जी, वो करते रहो। लेकिन अब 60वां करोड़, 70वां करोड़, 80वां करोड़, 100वां करोड़, 150वां, 200वां, 500वां करोड़ जो है, वो इस नए मॉडल के ऊपर आएगा।
नए मॉडल के ऊपर आएगा। तो लालच नहीं करना, तो सारा का सारा नहीं करने के लिए मैं कह रहा हूं, मैं इंक्रीमेंटल टीओसी के हिसाब से करने के लिए कह रहा हूं। तो जहां पर आपको अब याद आ गया होगा, न्यू वेंडर डेवलपमेंट, एन, हाँ, वी डी, मैं क्या कह रहा हूँ, एन वी डी। ये तो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है ना, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ, नए प्रोडक्ट, नए मॉडल, नए डिजाइन, नई मार्केट, और वहां पर चाहे मेरा मार्जिन, इनफैक्ट वहां पर मार्जिन कम होने की जगह रजनीश गोयल जी बढ़ जाता है। तो दैट मीन टू से कि अनपेड स्टॉक इज ए सोर्स फॉर ए स्केलेबल बिजनेस। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे। तो कैसा रहा आपके लिए आज का सेशन, प्लीज रिप्लाई इन दी चैट बॉक्स। और आपका लाइव पार्टिसिपेट करने के लिए सुबह सुबह 5 बजे अंकित सिंघल जी, गौतम मल्होत्रा जी, जसमीत जी, के महेश्वरी जी, कुणाल धवन जी, अरे वाह, कलकत्ता वालों, कुणाल धवन जी आप भी आए हो, निशांत बंसल जी, रजनीश जी, संजय नरवाल जी, शरद महेंद्र जी, आर के सबरवाल जी, विपुल झा जी और योगेश खुराना जी, आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आज के सेशन के अंदर, थैंक यू सो मच। और जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो तो एंजॉय करने ही वाले हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे, और इस 5 AM को थोड़ा और इनोवेट करते रहेंगे, पार्टिसिपेटिव बनाते रहेंगे। संजय जी कह रहे हो मजा आ गया। सेम हियर, बाय संजय जी, थैंक यू।